अब हमारा पार्ट 2 शुरू होता है इस सेशन का, यानी कि हाउ टू स्टार्ट अ बिग बिजनेस। कि अगर कुछ बहुत बड़ा करना है तो उसके लिए कैसी सोच चाहिए होती है, या वो आइडियाज आते कहां से हैं। देखो, अब बड़ा बिजनेस करने के दो तरीके हैं। एक है जैसा Please subscribe to my channel and press bell icon for latest update. इंडिया में कॉपी कर लिया जाता है। इस तरीके में दिक्कत यह है कि ये कहने के लिए तो बड़ा हो जाता है बट एक्चुअल में बड़ा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया तक सीमित रहता है। ग्लोबली हम उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी हम कॉपी कर रहे हैं वो हमसे बहुत बड़ा है। तो हम उसके ऐसा बनने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उससे कभी कॉम्पीट नहीं कर सकते। और फिर जब वो खुद इंडिया में आता है, वो प्लेयर जिसके हमने कॉपी करके इंडिया में एक बिजनेस मॉडल खड़ा किया, तो उसके पास में इतना पैसा होता है और इतना एक्सपीरियंस होता है और वो इतना इवॉल्व हो चुका होता है कि वो आ करके बड़ी जल्दी मार्केट को कैप्चर कर लेता है। तो मैं जब बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे बिजनेस की जो इंडिया से शुरू होगा और पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करेगा। अब ये बिजनेस मॉडल आया कहां से? देखो, एक प्रॉब्लम है, चाहे वो मेरी कंपनी हो, चाहे किसी की भी कंपनी हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, हमें पता करना होता है कि मार्केट में जो कस्टमर है वो हमारे बारे में क्या सोचता है। उसी के अकॉर्डिंग नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में चेंजेस करे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्राइसेस में चेंजेस होने चाहिए। और हमें सिर्फ ये नहीं समझना कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विस में क्या सही हो रहा है, हमें ये भी समझना पड़ेगा जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। ये प्रॉब्लम हमने भी फेस करी अभी कुछ साल पहले, जब हमारे बिजनेस में थोड़ा सा डाउनफॉल आया। तो फिर हमने क्या किया, अपनी पूरी टीम को भेजा इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनसे मिलने के लिए। वो पर्सनली गए, उनसे मिले, जा करके समझा, फिर उसकी हमने पूरी एक रिपोर्ट तैयार करी। इस पूरी प्रोसेस में 3 महीने लग गए और फिर जा करके मेरे को क्लैरिटी आई कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो क्या रही है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं प्रॉब्लम है और जो एक्चुअल में होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एक होती है ग्राउंड रियलिटी, एक है जैसा एक बिजनेस ओनर को लग रहा होता है। तो ग्राउंड रियलिटी हमारे सामने आई जब ये पूरी एक्सरसाइज हुई, जब पूरे इंडिया में अलग अलग लोग गए, हमारी टीम के अलग अलग कस्टमर्स से मिले, और फिर समझ आया कि अच्छा ये पैटर्न है कि 100 में से 50 कस्टमर्स बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम है, जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं, हम तो कहीं और ही काम कर रहे थे। 20 ने बोला ये प्रॉब्लम है, 10 ने बोला ये प्रॉब्लम है, 5 ने बोला ये प्रॉब्लम है। तो ये टॉप 4 हमारी प्रॉब्लम्स है जिसका हमको सोल्यूशन निकालना है। वो हमने किया और बिजनेस ग्रो करने लग गया। अगर मैं ये नहीं करता, यानी मार्केट से फीडबैक नहीं लेता और खुद ही कुछ करता रहता, तो क्या होता, वो बिजनेस बंद हो जाता। जैसा पास्ट में बहुत सारी कंपनीज के साथ में हुआ। जैसे एक टाइम पे नोकिया, आप में से कितनों ने नाम सुना है नोकिया का? बहुतों ने तो सुना भी नहीं होगा, क्योंकि तब आप पैदा ही नहीं हुए थे। एक जमाना होता था जब नोकिया पूरे वर्ल्ड का लीडर था मोबाइल फोन्स में, लेकिन फिर जब स्मार्टफोन आए तो वो समझ नहीं पाया कि मार्केट किस तरफ जा रही है। वो अपने हिसाब से करता चला गया काम को। नहीं, ये मत समझो चेंज नहीं किया, उसने चेंजेस करे होंगे, लेकिन अपने हिसाब से करे, मार्केट के हिसाब से नहीं करे। दोनों में बड़ा फर्क है। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, चाहे मिड साइज की कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे कोई अपना नया बिजनेस शुरू करने वाला है, उसे पता होना चाहिए ना कि मैं इस बिजनेस में एंटर कर रहा हूं, इसमें ऑलरेडी ये कंपनीज हैं, उसका क्या चल रहा है, उसके हिसाब से इंसान गैप ढूंढ सकता है। तो सबको ऐसी एक रिपोर्ट की जरूरत है जो कि कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर उसको मिल जाए और 3 महीने ना लगाने पड़े और लाखों रुपए ना खर्चने पड़े। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है कि इंस्टेंटली एक कंपनी को यह समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल फोन की कंपनी है, उसको यह समझ आ जाए कि जो भी लोग मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो क्यों खरीद रहे हैं मेरा मोबाइल फोन, उसमें उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, प्लस जो मेरे कॉम्पिटिटर्स का मोबाइल फोन खरीद रहे हैं उसमें उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। अगर ये कुछ सेकंड्स के अंदर एक डेटा एक कंपनी तक पहुंच जाता है तो डेटा कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और डेटा सिर्फ एक सैंपल साइज का नहीं, जैसे नॉर्मली फीडबैक्स होते हैं कि शॉपिंग मॉल में कुछ बंदों को भेज दिया और बोल दिया कि फॉर्म भर दो। बहुत बार तो वो जो पर्सन होता है वो खुद ही फॉर्म भर के आगे सबमिट कर देता है, उल्टे पुल्टे साइन करके कि लो जी हो गया फीडबैक। अभी इट्स लाइक हिटिंग इन द डार्क, बिना डेटा के या विद लिमिटेड डेटा के। मतलब अभी कंपनीज कैसे एक्ट करती है, बेस्ड अपॉन व्हाट दे थिंक, व्हाट देयर पीपल थिंक, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द मार्केट थिंक। चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप सब कंज्यूमर्स हो किसी ना किसी प्रोडक्ट के, किसी ना किसी सर्विस के। क्या आप सारे प्रोडक्ट से, सारे सर्विसेज से सेटिस्फाइड हो? नहीं हो। क्या ये बात उन कंपनीज को पता है? नहीं पता है, या पता भी है तो बहुत ही लिमिटेड वे में पता है। तो अब यहां से ये आइडिया आया था मेरे माइंड में कि कुछ ऐसा करना चाहिए, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रॉब्लम सब जगह है, इंडिया में है, यूएस में, यूके में है, यूरोप में है, पूरे वर्ल्ड में है ये प्रॉब्लम।
इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, यानी कि कंज्यूमर और ब्रांड के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। ये जो आइडिया है, दिस इज अ बिग बिजनेस आइडिया, ये कोई छोटा बिजनेस आइडिया नहीं है। तो ये काम 5-7-10 लाख रुपए में नहीं होगा। इसके लिए आइडियली यू नीड टू बी समवन फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड, और आपको कोई ऐसा को फाउंडर चाहिए जो कि बिजनेस बैकग्राउंड से हो। तो इसमें दोनों नॉलेज चाहिए, बिजनेस की भी नॉलेज चाहिए और टेक की भी नॉलेज चाहिए। तो आइडियली इस आइडिया को अगर बड़ा बनाना है तो 2 या 3 को फाउंडर्स होने चाहिए या 4 को फाउंडर्स होने चाहिए, जिसमें से कोई टेक बैकग्राउंड से हो और कोई बिजनेस बैकग्राउंड से हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने IIT से इंजीनियरिंग कर रखी है और किसी ने IIM से MBA किया हुआ है। अब ये दोनों साथ में आ गए और कहा कि अब हम मिल करके कुछ बनाते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि एक प्लेटफॉर्म बनाना है। उस प्लेटफॉर्म पे आप सब जो कंज्यूमर्स हो, आप जाओगे, वहां पे अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज होंगी, उन प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर ब्रांड्स होंगे। मान लो स्मार्टफोन एक प्रोडक्ट कैटेगरी है, उसके अंदर जितने भी स्मार्टफोन के ब्रांड्स हैं उन सबके नाम आ गए। उसमें से आप सिलेक्ट करोगे आप कौन सा यूज कर रहे हो, और उसके साथ में यानी कि विद प्रूफ एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करोगे जिसमें वो प्रोडक्ट दिख रहा होगा। तो सुबह से रात तक आप कितने प्रोडक्ट्स यूज करते हो, राइट फ्रॉम टूथपेस्ट टू अ बाइक और अ कार। सोचो, लगाओ दिमाग, कितने प्रोडक्ट्स, कितनी सर्विसेज यूज करते हो? हजारों। आपको क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म है, एक वीडियो रिकॉर्ड करी, प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट किया, मानो स्मार्टफोन, उसमें से जो स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हो उसको सिलेक्ट किया, और उसके लिए पहले से, इसीलिए मैंने कहा ना कि ऐसा भी पर्सन चाहिए जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हो, यानी जिसने MBA किया हो। तो उसने पहले से ही स्मार्टफोन्स के लिए एक क्वेश्चनर बनाया हुआ है कि स्मार्टफोन मतलब क्या, कि डिजाइन के बेस पे आप इस स्मार्टफोन को कितनी रेटिंग देते हो 5 में से, प्राइस के बेस पे कितनी रेटिंग देते हो, स्पीड के बेस पे कितनी रेटिंग देते हो, या जो भी होता है उसके बेस पे कितनी कितनी रेटिंग देते हो। तो मान लो ये 10 क्वेश्चंस हैं, इसका आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5। अब सवाल उठेगा आप ये क्यों करोगे, इतना वेला टाइम किसके पास में है, उस पर अभी मैं आऊंगा। रुक जाओ आराम से सुनना। आपको क्या करना होगा एज कंज्यूमर, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, फ्री टाइम आपके पास में होता है, वीकेंड्स होते हैं, इवनिंग का टाइम होता है, आपको एक एक करके जो भी हजारों प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप यूज कर रहे हो उसका आपको फीडबैक देना है। उसका क्वेश्चनर पहले से रेडी है, जो ये प्लेटफॉर्म पहले से रेडी कर चुका है। जैसे आपने सिलेक्ट किया स्मार्टफोन में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उसका क्वेश्चनर आ गया कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप कितनी रेटिंग देते हो। तो वो आपने रेटिंग दी, प्लस अपनी एक वीडियो आप अपलोड करोगे अपने मोबाइल से उस ऐप में। उस वीडियो में क्या होगा, आप शॉर्ट में बताओगे जो आप उस प्रोडक्ट के बारे में लाइक करते हो और एक चीज जो आप उसके बारे में डिसलाइक करते हो। अब आपको ये सुनने में छोटा लग रहा होगा, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है डेटा, यू कांट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। जो उस कंपनी का CEO है या मार्केटिंग हेड है या मार्केटिंग की पूरी टीम है, एडवर्टाइजिंग की टीम है, एड एजेंसी है, उनके लिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वैल्यूएबल है, और स्पेशली अगर उनके कॉम्पिटिटर्स का भी मिल जाए। अब एक प्लेटफॉर्म के लिए, यानी कि इस बिजनेस के लिए, यानी कि मेरे लिए एक चैलेंज है दैट इट हैज टू बी अ विन 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 सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। यानी कंज्यूमर के लिए जो फीडबैक दे रहा है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होना चाहिए, प्रोडक्ट या सर्विस है, ब्रांड है, उसके लिए भी बेनिफिट होना चाहिए, प्लस मैं प्लेटफॉर्म हूं, मेरे लिए भी बेनिफिट होना चाहिए। अगर किसी एक के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है तो ये बिजनेस मॉडल लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। तो अब एक एक करके देखते हैं किसके लिए क्या बेनिफिट है। ये हमें क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट के लिए, ब्रांड्स के लिए कितना बड़ा बेनिफिट है अगर ये डेटा जेन्युइन हो और वॉल्यूम में मिल जाए, यानी करोड़ों लोगों का डेटा एक जगह पर, जहां पे हमने कुछ फिल्टर्स लगाए। मैं एक ब्रांड हूं, मैंने फिल्टर्स लगाए कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं उनका क्या टेक है, और उस पूरे डेटा को कंपाइल करके चार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेनी पीपल ये डेटा ये बोल रहा है। तो ब्रांड के लिए तो ये बहुत कमाल का डेटा हो गया, नंबर 1। अब प्लेटफॉर्म कैसे कमाएगा और कंज्यूमर कैसे कमाएगा, उसका क्या फायदा है, समझो। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या है कि यहां पे जो लो इनकम ग्रुप है या मिडिल इनकम ग्रुप है वो बहुत बड़ा है, दैट्स अराउंड 97%। मतलब इंडिया में 97% ऐसे लोग हैं जो महीने का 50,000 से कम कमाते हैं, और फैमिली है मानो 4 लोगों की, 5 लोगों की, 6 लोगों की, 20-30-50,000 रुपए में कुछ नहीं होता है आज के टाइम में। समझ आ गई प्रॉब्लम, ये पेन एरिया समझ आया ना। ये किसका है, कंज्यूमर का है। तो हर एक को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम के लिए या तो एक और जॉब करनी पड़ेगी, तो उसके लिए अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, अब क्या करें। दूसरा, बिजनेस करना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा चाहिए, रिस्क उठाना पड़ेगा। तो क्या हो अगर आपको कहा जाए कि आपको कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल से जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, वैसे भी टाइम पास के लिए रील्स तो अपनी बनाते रहते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालते रहते हो, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको अपलोड करने हैं अपने जेन्युइन फीडबैक।
अब जब भी कोई ब्रांड उस डेटा को एक्सेस करेगा तो उसके 1000 रुपए देगा एक फीडबैक के। उसमें उसको क्या मिल रहा है? एक वीडियो मिल रही है जिसको वो एज अ टेस्टिमोनियल यूज कर सकता है अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपनी वेबसाइट पे, सब जगह पर, अपने एड कैंपेन में। ये राइट आपने उस प्लेटफॉर्म को दे दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। तो अब ये फेक एडवर्टाइजिंग नहीं है, रियल एडवर्टाइजिंग है। ध्यान से समझना दोनों में डिफरेंस। फेक एडवर्टाइजिंग क्या होती है कि एक ब्रांड ने एक मॉडल को हायर किया और आकर के दिखा रहा है या दिखा रही है कि देखो ये यूज कर रहे हैं, सबको पता है सब नकली है। एक है रियल एडवर्टाइजिंग, रियल फीडबैक, रियल टेस्टिमोनियल। इसकी क्या वैल्यू है? जैसे मेरा अपना एक बिजनेस है, अगर सोचो मेरे एक्चुअल कस्टमर्स का फीडबैक मुझे मिल जाए और उसका राइट मिल जाए कि मैं अपनी वेबसाइट पे लगा सकूं वो टेस्टिमोनियल्स, वो वीडियोस, उनकी फोटोज, जो वो कह रहे हैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में, उसको कोटेशन में डाल करके उनके नाम के साथ, डिटेल के साथ मैं लिख सकूं, तो ये डेटा मिलने कितना इंपॉर्टेंट है। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो क्या इसके लिए ब्रांड 1000 रुपए एक फीडबैक का दे सकता है? नहीं दे सकता है, बड़े आराम से दे सकता है। और क्या वो एक फीडबैक लेगा या फिर कुछ फिल्टर्स लगाने के बाद में, मानो इस पर्टिकुलर मोबाइल के इस पर्टिकुलर सिटी में इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में मानो 1000 फीडबैक्स आ रहे हैं, तो क्या वो उन 1000 में से रैंडमली एक फीडबैक लेगा? क्योंकि वो देख नहीं सकता जब तक वो पे नहीं करेगा। या फिर वो 1000 के 1000 ले लेगा और उसके साथ में उसको डेटा माइनिंग भी मिलेगी, इन द सेंस कि उस 1000 का जैसे ही वो परचेज करेगा, उस 1000 के पूरे डेटा को वो इंटेलिजेंटली देख सकता है कि 1000 में से 600 लोग ये बोल रहे हैं, 200 लोग ये बोल रहे हैं, 100 लोग ये बोल रहे हैं, इन पैरामीटर्स के बेस पे। और इन 1000 के 1000 लोगों का उसको वीडियो मिल जाएगा। तो उसने कितना पे किया प्लेटफॉर्म को? 1000 इंटू 1000, 10 लाख रुपए। इस 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए यानी कि 50% लोगों में बढ़ जाएगा जिन्होंने अपना फीडबैक दिया। यानी कि आपको एक फीडबैक का जो आपने दिया उसका आपको 500 रुपए मिला। अब कौन इसको डाउनलोड करेगा इन फीडबैक्स को? अब आपको यह पूछना है, ध्यान से सुनो। एक, जिस कंपनी के बारे में आप फीडबैक दे रहे हो वो तो करेगा ही करेगा, दूसरा उसका कॉम्पिटिटर करेगा। अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो किसका ज्यादा इंटरेस्ट होगा उस फीडबैक में? क्या उसका खुद का ब्रांड का या उसके कॉम्पिटिटर्स का? कि आप मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहे, उसका क्यों खरीद रहे हो, देखो तो सही। तो सिर्फ वो नहीं खरीदेगा आपके फीडबैक को, सारे कॉम्पिटिटर्स खरीदेंगे, प्लस जो लोग उस मार्केट में एंटर करना चाहते हैं वो भी खरीदेंगे। जैसे कोई कॉस्मेटिक कंपनी है, अब इंडिया में कितनी कॉस्मेटिक कंपनीज हैं? हजारों। तो ये हजारों कंपनीज के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझना कि ये जो लीडर है इस पर्टिकुलर फील्ड में, इसके प्रोडक्ट्स क्यों यूज हो रहे हैं। या फिर कोई ऐसी कंपनी जो कि इतना बड़ा ब्रांड नहीं है लेकिन उसकी टर्नओवर उस बड़ी कंपनी से भी ज्यादा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उस बड़ी कंपनी को भी समझ आएगा, उस छोटी को भी आएगा, और जो कंपनी घुसने वाली है उनको भी आएगा, बाकी सबको भी आएगा। तो एक फीडबैक बहुत बार डाउनलोड हो सकता है। और आपके कितने फीडबैक्स हो सकते हैं? बहुत सारे। तो अगर महीने का, पेसिमिस्टिकली बात करूं, ऑप्टिमिस्टिकली ना करूं कि आपको लाखों रुपए आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बकवास ना करूं। मैं आपको ये कहूं, महीने का ये सब करके आपको जो भी आप कमा रहे हो, मानो 20-25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए, 50 हजार रुपए कमा रहे हो, आपको महीने का 2-3 हजार रुपए, 4 हजार रुपए भी आने लग जाता है। बुरा है क्या? तो क्या हम इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं? क्या हम ब्रांड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं? अब एज अ प्लेटफॉर्म मेरा क्या बेनिफिट है इसमें? सोचो, लगाओ दिमाग। क्योंकि 50% आपको दिया, जो पैसा आया उसमें से 50% किसके पास आया? प्लेटफॉर्म के पास में आया। प्लेटफॉर्म की कॉस्ट क्या है? लगाओ दिमाग। क्या मेरी कोई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में मेरे को थोड़ा बहुत एडवर्टाइज करना होगा, लेकिन जब वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा, यानी जब लोगों को थोड़ा पैसा भी आना शुरू होगा, तो बात जंगल में आग की तरह फैलेगी। यानी जिस दिन आपको 2000 रुपए का भी चेक आ गया, उस दिन ना तो आप रुकने वाले हो, ना आपके घर वाले रुकने वाले हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? क्योंकि पैसे से बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं है। जब पैसा आता है बैंक अकाउंट में, तो आपके पिताजी कहेंगे, बेटा ये कैसे आया? मैंने ना ऐसे ऐसे करके ये वीडियो बनाई थी, ये किया, ये तो मैं भी कर सकता हूं, ठीक है कर लेते। पैसा किसको नहीं चाहिए? ये हो गया कंज्यूमर के एंड से। अब प्लेटफॉर्म के एंड से देखते हैं क्या गेम बनता है। इस प्लेटफॉर्म में जो कॉस्ट आने वाली है वो वन टाइम आने वाली है। एक बार ये प्लेटफॉर्म बिल्ड हो गया तो उसके बाद में इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। ना तो हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना है, ना बेचना है, ना कुछ शिप करना है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो जो जियोग्राफिकल बैरियर्स होते हैं वो टूट गए। यानी कि इसमें कोई भी इंसान किसी भी दुनिया के कोने से अपना फीडबैक अपलोड कर सकता है और कोई भी कंपनी कहीं से भी एक्सेस कर सकती है।
तो राइट फ्रॉम डे वन वी कैन हैव द विजन टू कैप्चर द एंटायर ग्लोब. इसको बोलते हैं बड़ा बिजनेस. ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की है. तो पूरे वर्ल्ड से इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी आ सकता है. जैसे आप लोग यूएस की कंपनीज है, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उन सबको इंडिया में यूज कर रहे हो ना. तो हमारी इंडियन कंपनी को क्या कोई यूएस में यूज नहीं कर सकता है? क्या हमारे पास में इंजीनियर्स की कमी है? अगर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहें जो वर्ल्ड क्लास हो, क्या हम नहीं कर सकते? क्या अभी ये जो प्लेटफॉर्म्स है इसको हम डेवलप नहीं कर रहे हैं? इनफैक्ट हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, हमारी जो टेक कंपनीज है इंडिया की सबसे बड़ी, वो यही तो कर रही है. तो वो क्या कर रही है? जॉब वर्क. मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करने की जो वर्ल्ड क्लास हो, जो पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर सके. अगर सिर्फ इंडिया की बात करी जाए, सिर्फ बड़ी कंपनीज के बारे में बात करते हैं, 10,000 कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं और मिड साइज की कंपनीज हैं और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, सिर्फ वो यूज करती है इस प्लेटफॉर्म को फेज 1 में. छोटी छोटी कंपनीज नहीं करती, वो कहती है हम 1,000 रुपए भी नहीं दे सकते. कोई बात नहीं. तो मान करके चलते हैं जो टॉप 10,000 कंपनीज हैं वो सिर्फ महीने के 100 फीडबैक्स ऑन एन एवरेज डाउनलोड करती है. तो कितना हो गया एक महीने का? 10,000 इंटू 100 यानी कि 10 लाख इंटू 1,000 करोड़ यानी कितना हो गया? 100 करोड़ रुपए एक महीने का. साल का कितना हुआ? 1200 करोड़. 1200 करोड़ में से कितना बट गया पब्लिक में? 600 करोड़. उसमें से उस कंपनी का खर्चा कितना आया? जैसे आजकल जो स्टार्टअप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल ऐसा बनाते हैं कि 10 साल तक पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद में शायद जाकर के कहीं प्रॉफिट आता है. 10 साल तक लॉस है. मैं क्या बात कर रहा हूं, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो 2 से 3 साल में, मैक्सिमम 4 साल में प्रॉफिटेबल हो. क्योंकि जब 1200 करोड़ की टर्नओवर हुई तो 600 करोड़ तो बट गया, और जो हमारी कॉस्ट आई उस प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने की, सैलरीज की, इसकी उसकी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए, इसमें टेक चाहिए, तो 100 करोड़ वो निकाल दो, बचा कितना? 500 करोड़. अब एक ऐसा बिजनेस जिसका इतना बड़ा पोटेंशियल है, उसका पीई मल्टीपल क्या होगा? पीई मल्टीपल होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो. ऐसी कंपनी का पीई मल्टीपल होगा कम से कम भी 40 से 50. तो अगर 40 का पीई मल्टीपल है, 500 करोड़ को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यूएशन हो गई 20,000 करोड़. और ये इस कंपनी का एंड नहीं है, ये सिर्फ इस कंपनी का एक स्टार्टिंग पॉइंट है. बड़ी कब होगी? जब ये पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी, तब इसका असली जो पोटेंशियल है वो अनलॉक हो जाएगा. सर जो कस्टमर है वो 1 दिन रिव्यू दे रहा है, 2 दिन रिव्यू दे रहा है, लगातार मतलब 1-2 महीने दे रहा है, फिर वो लगातार देता क्यों रहेगा अगर उसे लगातार पैसे नहीं मिले तो? ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपने रेज किया. इसको बोलते हैं चिकन एंड एग प्रॉब्लम. मतलब ये कि जब तक लोग इस पे अपने फीडबैक्स अपलोड नहीं करेंगे तब तक बड़े ब्रांड्स नहीं आएंगे. जब तक ब्रांड्स आकर के पे नहीं करेंगे तब तक कंज्यूमर नहीं आएगा. ये प्रॉब्लम हर मार्केट प्लेस फेस करती है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेस करता है, इनफैक्ट हर प्लेटफॉर्म फेस करता है. इन अदर वर्ड, जब तक यूट्यूब पे कंटेंट नहीं होगा कोई देखेगा नहीं. जब तक कोई देखेगा नहीं, ऐड नहीं चलेगी. ऐड नहीं चलेगी तो क्रिएटर को पैसा नहीं मिलेगा. पैसा नहीं मिलेगा तो कब तक अपलोड करेगा. लेकिन अगर ये काम कंपनी तेजी से नहीं कर पाई तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. जैसे हमारे लिए ये काम करना बहुत आसान है. अगर मैं खुद ये बिजनेस करूं तो मेरे लिए तो बहुत आसान है. क्यों? मेरी कंज्यूमर रीच क्या है? अगर मैं बात करूं अपनी कंज्यूमर रीच की, तो मेरी कंज्यूमर रीच क्या है? नॉट 27 मिलियन, माई कंज्यूमर रीच इज मोर देन 50 मिलियन. क्योंकि अभी आपने सिर्फ यूट्यूब की बात करी, अगर आप पूरे सारे प्लेटफॉर्म्स को कंबाइन कर दो और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंबाइन कर दो, क्योंकि मेरा एक नेटवर्क है पूरा का पूरा. अगर मैं आज चाहूं तो सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं, जिसको कहूंगा वो इन्वाइट करने के लिए तैयार बैठा है मेरे को अपने प्लेटफॉर्म पे. तो मेरी इनडायरेक्ट रीच अगर आप बात करोगे तो वो कम से कम भी नहीं तो 10 करोड़ है. मेरे ट्रस्ट के बेस पर कम से कम भी नहीं तो 10 लाख लोग आ जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, जो आकर के अपने फीडबैक्स डालने लग जाएंगे. तो एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई. दूसरी प्रॉब्लम, क्लाइंट्स कहां से आएंगे? इमेजेस बाजार में हमारे क्लाइंट्स कौन है? छोटे मोटे बिजनेसेस या फिर जो बड़े बिजनेसेस हैं और जो बड़ी एजेंसीज हैं. जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया में, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में, वो सब ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स हैं. तो हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई. उनके साथ में ऑलरेडी हमारी एक रिलेशनशिप है. तो मुझे प्लेटफॉर्म बनाना है, आप लोगों को बताना है ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप कमा सकते हैं. इधर से उन एजेंसीज को बताना है जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स हैं, जिनके साथ ऑलरेडी हम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, कि देखो आपके बेनिफिट के लिए ये भी हमने इंट्रोड्यूस किया है, और उसको हम प्रमोट कर देंगे अपने प्लेटफॉर्म से. तो वहां पे एक झटके में हमारे पास ब्रांड्स भी आ जाएंगे और कंज्यूमर्स भी आ जाएंगे. तो ये चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. तो जो इंसान इसको करेगा, क्योंकि मैं तो नहीं करूंगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, यानी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने में, वॉट एवर, मेरा इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो जिसका भी इंटरेस्ट है उसको दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी. पहली,
उसको बहुत सारे कंज्यूमर्स तक पहुंचना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है, उसको इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू पहुंचना पड़ेगा। प्लस ब्रांड्स के लिए भी उसके पास में एक सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम होनी चाहिए जो कि उन ब्रांड्स को अप्रोच करे। और फेज 1 में सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स को टैप किया जाएगा, या फिर बेटर स्टिल सिर्फ एक कैटेगरी से शुरू किया जाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट ने जब अपना बिजनेस शुरू किया था तो सिर्फ बुक से किया था, Amazon ने जब किया था बुक से किया था, बाद में धीरे धीरे और भी प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। तो यहां पे क्या किया जा सकता है, सिर्फ स्मार्टफोन से शुरू किया जा सकता है, काम आसान हो गया। स्मार्टफोन के कितने ब्रांड्स हैं इंडिया में, 15, 20, 30। तो इन 30 कंपनीज को ही तो अप्रोच करना है। 30 कंपनीज को अप्रोच करने के लिए कितनी बड़ी मार्केटिंग टीम चाहिए, 2-3 लोग भी बहुत है। तो स्मार्टफोन से शुरू किया जाएगा इस बिजनेस मॉडल को, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड कर दिया जाएगा। तो इससे हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो एक साथ अगर हम करोड़ों प्रोडक्ट्स निकाल देंगे तो हम फंस जाएंगे। तो फेज 1 में इसको सिर्फ एक कैटेगरी से शुरू किया जाएगा जहां पे इसकी सबसे ज्यादा नीड है, एंड स्मार्टफोन इज द बेस्ट कैटेगरी फॉर दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल, क्योंकि वहां पे कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। हर थोड़े दिन बाद कोई नया मॉडल आ रहा है, तो जब कोई नया मॉडल आएगा तो उनको दोबारा से फीडबैक चाहिएगा उस नए मॉडल का, उसके कॉम्पिटिटर्स को भी चाहिएगा। तो बिजनेस बहुत तेजी से घूमेगा। फिर बाद में धीरे धीरे जब कंज्यूमर्स आ गए और ये आ गए और एक साइकिल बन गई, तब और एक और कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और। सर आपने जैसे अभी बोला कि हमें बड़ी बड़ी कंपनीज तक रीच करना है उसके लिए, लेकिन अभी तो हमने स्टार्ट किया, हम बड़ी बड़ी कंपनी तक रीच कैसे करेंगे? तो ये बिजनेस मॉडल आपके लिए नहीं है ना। मैंने कब कहा ये आपके लिए है, मैंने कब कहा ये सबके लिए है। अरे मैं बात कर रहा हूं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी करने के बारे में, तो इसके लिए कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसकी कोई बहुत ही स्ट्रांग या तो एक्सपर्टीज हो, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, या उसके अंदर कुछ ऐसा हो कि कुछ प्राइवेट इक्विटी फंड्स या कुछ एंजल इन्वेस्टर्स उसके ऊपर पैसा लगाने को तैयार हो। तब वो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने के बारे में सोच सकता है, नहीं तो नहीं सोच सकता। तभी मैंने इस सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्मॉल बिजनेस एंड बिग बिजनेस। आप ये सोचो मैं अकेला ये बिजनेस खड़ा कर दूंगा, अरे ना भैया, इसमें शुरू में लगेंगे 5-10 करोड़ रुपए। तो 5-10 करोड़ रुपए लगाने के लिए भी होना चाहिए। जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी कमी नहीं है हमारी कंट्री में। वो ऐसे ऐसे बिजनेसेस को फंड कर रही है जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, फिर भी उनको फंडिंग मिल रही है $500 मिलियन की, $1 बिलियन की। अरे तो ये बिजनेस तो क्लियर है, इसको फंडिंग नहीं मिलेगी क्या $10 मिलियन की? अगर फाउंडर्स तगड़े हो तो ये बिजनेस मॉडल हर एक के लिए है ही नहीं। इनफैक्ट हर काम हर एक के लिए नहीं होता है। जैसे बिजनेस हर एक के लिए नहीं होता है, जॉब हर एक के लिए नहीं होती है, ऐसे हर काम हर एक के लिए नहीं होता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल में कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं और कुछ बहुत बड़े लेवल पे करने का दम भी रखते हैं। अगर आपके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है या वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप ये प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकें या इतने बड़े लेवल पे चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकें, तो प्लीज़ इस बिजनेस के बारे में मत सोचिएगा। तो जो पार्ट 1 में हमने बात करी थी स्मॉल बिजनेस के बारे में, दैट्स अ बेटर वे ऑफ स्टार्टिंग। और जरूरी नहीं है जो मैंने कहा वही करना है कि अब सारे 99 ज्वेल्स खोल करके बैठे हैं गली गली में, नहीं। यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूं, किस तरीके से कह रहा हूं, उस थॉट प्रोसेस को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से यू विल गेट दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट कि जिसके बेस पे जो आप करोगे देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वहां पे आपको सक्सेस मिलेगी। अगर बिना सही थॉट प्रोसेस के, बिना ये क्लैरिटी के कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, आप कोई भी काम करोगे तो फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो समझना है तो ये मत समझो कि मैंने कुछ कहा बस उसको कॉपी करना है। ये समझो कि कैसे एक प्रॉब्लम को देखते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे चीजों को समझते हैं और फिर कैसे बड़ा सोचते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।